मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफ़रत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम एक ख़ास मौजू लेके आपके दरमियान पेश हुए हैं। दर्जा 4 सबक 14 के मुतालिक, जिसका मौजू है एकता। एकता का नाम सुनते ही अमूमन हिंदुस्तान की वो गंगा जमनी तहज़ीब का जहन में उमड़ हो जाता है, जिसमें तमाम मज़हब के लोग एकजहती के साथ हिंदुस्तान की तारीख़ में रहते आए हैं और मुस्तक़बिल के दौर में भी एक साथ होकर रहते रहेंगे। तो इसी एकता के दरमियान हम आपके से मुतालिक नज़्म आपके दरमियान पेश करने वाले हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो आइए इस सबक की शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत के मरहले में भी हम जान लें कि इस सबक के दरमियान हम किन किन चीज़ों पर गुफ्तगू करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस सबक के मुतालिक आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम नज़्म को पढ़ेंगे तरन्नुम के साथ आपके दरमियान, ताकि हमारे जो तलबा व तालबात हैं, उस्ताज़ा कराम हैं, वो इसको बेहतरीन तरीके से दर्जे में पेश कर पाएँ। इसके अलावा ये जो इसके एकता नज़्म के जो शायर हैं वो साज तमकनत हैं। पढ़िए और समझिए, मुश्किल अल्फाज के मानी देखने वाले हैं। गौर कीजिए, इस नज़्म के मुतालिक जो बातें इस नज़्म में आई हैं उसको तफसीर के तौर पे, तहरीरी तौर पे तशरीह की गई है यहाँ पे, और सोचिए और बताइए। ठीक है, सवाल व जवाब है। हर बीज को खजाना क्यों कहा जाता है? सब एक ज़मीं के पाले हैं से क्या मुराद है? और 4 सिमतों के नाम लिखिए। सही लफ्ज़ चुनकर मिसरा मुकम्मल कीजिए। उसके बाद नीचे दिए गए अल्फाज जिनके इमला गलत लिखे गए हैं उनका दुरुस्त करना है और जुमले बनाने हैं। तो इस तरीके से सबक में हम बात करने वाले हैं तमाम चीज़ों को। ठीक है, आइए तो सिलसिलेवार तरीके से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आपके दरमियान पेश है एकता सबक से नज़्म। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। हर बीज खजाना होता है, हर मिट्टी सोना होती है। हर सागर अमृत सागर है, हर सीप के दिल में मोती है। बिखरे हुए तारे लाख सही, पर उनकी चमक तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। और अगला मिसरा। सब एक गगन के मतवाले, सब एक ही ज़मीं के पाले हैं। सब एक गगन के मतवाले, सब एक ही ज़मीं के पाले हैं। सब एक ही सूरज की किरणें, सब एक ही चांद के हाले हैं। सब एक ही सूरज की किरणें, सब एक ही चांद के हाले हैं। वह उत्तर हो या दक्षिण हो, सतरंग धंग तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। वह पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। और अगले बंद में, सुख हो तो दिल खिल जाते हैं, दुख हो तो आंख भर आती है। सुख हो तो दिल खिल जाते हैं, दुख हो तो आंख भर आती है। दुख सुख की दुनिया एक ही है, तफरीक धरी रह जाती है।
سکھ دکھ کی دنیا ایک سی ہے، تفریق دھری رہ جاتی ہے، پورے تو ہزاروں ہوتے ہیں، ٹہنی کی لچک تو ایک سی ہے، پودے تو ہزاروں ہوتے ہیں، ٹہنی کی لچک تو ایک سی ہے، وہ پورب ہو یا پچھم ہو، پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے، وہ پورب ہو یا پچھم ہو، پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے، وہ پورب ہو یا پچھم ہو، پھولوں کی مہک تو ایک ہی ہے، ہر بیج کھجانہ ہوتا ہے، ہر مٹی سونا ہوتی ہے، ہر ساگر امرت ساگر ہے، ہر سیپ کے دل میں موتی ہے، بکھرے ہوئے تارے لاکھ سہی، پر ان کی چمک تو ایک سی ہے، وہ پورب ہو یا پچھم ہو، پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے، پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے، پھولوں کی مہک تو ایک سی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے بغور اس نظم کو سنا بلند آواز سے ترنم کے ساتھ، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ساز تمکنت ہیں، بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظم ہے، جو اپنے وطن سے محبت اور انسان کو انسان سے محبت کرنے کی تلقین کرتا ہے، درس دیتا ہے۔ آئیے اب اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کی مشق کر لیں، دیکھ لیتے ہیں، پڑھیے اور سمجھیے لفظ اور معنی۔ ایکتا یعنی میل جول یا اتحاد، ساگر یعنی سمندر، امرت یعنی وہ پانی جس کو پی کر انسان امر ہو جاتا ہے، یعنی جس کو آب حیات بھی بولا جاتا ہے، گگن یعنی آسمان، سیپ یعنی ایک قسم کے دریائی کیڑے کا کھول جس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں، متوالے یعنی مست مدہوش، سنگ تراز یعنی سات رنگ، معاف کریے گا، ست رنگ یعنی سات رنگ، دھنک یعنی کوس قزح، سات رنگوں والی کمان جو بارش کے دنوں میں آسمان پر دکھائی دیتی ہے، دھنک یعنی اندر دھنش سے ہی سمبندھت ہے، آنکھ بھر آنا یعنی آنکھوں میں آنسو آ جانا، تفریق یعنی فرق یا بھید۔ اب غور کیجئے، اس نظم کے متعلق جو خاص باتیں ہیں وہ اس تحریر میں لکھی گئی ہے، پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے گا، بغور سماعت کریں۔ اردو ایک میٹھی زبان ہے، یہ اس لیے میٹھی ہے کہ اس کے الفاظ بولنے میں آسان اور سننے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اردو کئی زبانوں کے میل سے مل کر بنی ہے، اس میں عربی، فارسی، ہندی کے الفاظ ہیں۔ ہندی کے ایسے بہت سے الفاظ جیسے پورب، پشچم، ساگر، امرت، گگن، اتر، دکھن، سکھ دکھ وغیرہ آپ نظم ایکتا میں پڑھ چکے ہیں کہ ان الفاظ میں جو مٹھاس ہے وہی مٹھاس اس کے معنی میں مٹھاس موجود ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ایکتا کا سبق دیا ہے اور پورب اور پشچم کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں مگر ان کے پھولوں کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں، یعنی سارے پھول خوشبودار ہوتے ہیں۔ پورب پشچم کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ دونوں دنیا کے دو کونے ہیں، اس لیے بہت دور ہیں مگر دور ہونے کے باوجود ان کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ساری دنیا کے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی جگہ رہتے ہیں ایکتا کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں۔ سوچئے اور بتائیے۔ اس سبق کے متعلق مشکل الفاظ کے معنی ہم نے دیکھے اور اس کے جو معنی ہیں اس کو بھی تحریری طور پہ آپ نے سنا۔ اب اس کے بعد سوچئے اور بتائیے، صحیح لفظ چن کر مکمل کرنا اور اس کے بعد املا درست کرنا اور جملے بنانا۔ اب آئیے ہم اس کی تحریری جو شکل پیش کر رہے ہیں آپ کے درمیان، سبق ایکتا کے درمیان، ٹھیک ہے، اور اس نظم میں جو خاص باتیں کیا ہم نے سیکھی ہے اس کو بھی تھوڑے سے مختصر طور پہ ہم آپ کے درمیان رکھ رہے ہیں۔
इस नज्म में शायर एकता का सबक दिया है। अब पूरब और पश्चिम की मिसाल देकर समझाया है कि दोनों अलग अलग हैं, मगर उनके फूलों की खुशबू में कोई फर्क नहीं, यानी सारे फूल खुशबूदार होते हैं। पूरब पश्चिम की मिसाल इसलिए दी गई है कि ये दोनों दुनिया के दो कोने हैं, इसलिए बहुत दूर हैं, मगर वह दूर होने के बावजूद उनकी खुशबू में कोई फर्क नहीं होता है। इसी तरह दुनिया के हर इंसान, चाहे वह किसी भी जगह रहते हैं, एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। सोचिए और बताइए में आइए, हम सवाल और जवाब के मरहले में हैं। और पहला सवाल है, हर बीज को खजाना क्यों कहा गया है? तो जवाब देख लेते हैं नाजरीन, तलबा व तालबात। मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस सबक या अगले मरहले में जो हम आप मजमून या कहानी पेश करें वो फौरी तौर पर आपके पास पहुँच जाए। चूँकि ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है तलबा व तालबात उस्ताज़ा कराम के लिए, चूँकि बारहा ये दिक्कतें आती है कि हम एक हैसियत मौल्लिम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन तलबा के दरमियान बखूबी तौर पे उसको रखने में कासिर रहते हैं या कुछ दुश्वारियाँ पेश आती है। उस मरहले में तो हमारी कोशिश ये है कि इस वीडियो, एक ही वीडियो में सबक के मुतालिक सारे मालूमात आपके दरमियान रख पाए। ठीक है, हर बीज को ख़जाना क्यों कहा गया है? जवाब, हर बीज को ख़जाना इसलिए कहा गया है कि मिट्टी में हुए बीज से ही कोई भी पौधा एक या दरख्त, एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। सवाल दूसरा, दोयम, सब एक ज़मी के पाले हैं से क्या मुराद है? जवाब, सब एक ज़मी के पाले हैं से मुराद ये है कि सारी दुनिया के हर इंसान, चाहे वो किसी भी जगह रहते हैं, लेकिन वो सब एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। सवाल तीसरा, चार सिमतों के नाम लिखिए। चार सिमतों के नाम मैंने ज़ेल है आप देख रहे हैं इस वीडियो में। उत्तर, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूरब और चौथा पश्चिम। आइए सही लफ्ज़ चुनकर मिसरा मुकम्मल कीजिए। पहला है, हर सीप के दिल में खाली जगह है। तो जो सही और दुरुस्त लफ्ज़ है वो क्या है? मोती है। सब एक ही चांद के खाली जगह हैं, हाले। हर मिट्टी खाली जगह होती है, सोना होती है। तफरीक, खाली जगह रह जाती है, धरी। आइए अब नीचे लिखे चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनका इमला गलत है, उनका दुरुस्त इमला तहरीर करना है, लिखना है। पहले लिखा हुआ है मीम बड़ी है और काफ, ये गलत है। मीम छोटी है काफ से। महक, शागर नहीं होगा, सागर। तफरीक, 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 तफरीक जो दुरुस्त है, मैंने हरे पेन से लिख रखा है, कलम से लिख रखा है, तहरीर किया है, तो बखूबी इसको आप देख लें। सूरज, सूरज। खजाना, खजाना। मोती, मोती। आँख, आँख नहीं होता है, आँख। फूलों, फूलों। सोना, सोना। जमीन, ज़मीन। हजारों, हज़ारों। दक्षिण, दक्षिण। तो इस तरीके से मैंने सही जो तरतीब है वो आपके दरमियान लिख रखा है। इसे आप नोटबुक में, अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, तहरीर कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले किसी भी इम्तिहानात में दुश्वारी पेश ना हो। वीडियो को बहरहाल पॉज करके आप लिख सकते हैं। दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाइए। ठीक है, तो जुमले इस तरीके से हैं। पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो ख़जाना। तो पहला लफ्ज़ ख़जाना का जो जुमला होगा वो, खेत में पका फसल दरअसल एक ख़जाना है। मिट्टी, मिट्टी की कई इक़साम होते हैं। चांद, चांद का जुमला होगा, चांद रात में निकलता है। ठीक है। दुख, खुदा दुख में सहारा होते हैं या देते हैं। सुख, सुख में भी हमें खुदा को याद करना चाहिए या याद करनी चाहिए। बारहा होता है क्या है, हम दुख में अपने रब को याद तो करते हैं, अपने ईश्वर की वंदना तो करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
چلیے اب آئیے دیکھتے ہیں اگلے کچھ جملے الفاظ کو. موتی یعنی موتی چمکیلا ہوتا ہے. سیپ سے موتی نکلتا ہے. سورج دن میں نکلتا ہے. اور آخری جو لفظ ہے وہ ٹہنی. جامن کے پیڑ کی ٹہنی مضبوط ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس سبق میں تمام تر سوالات و جوابات، مشکل الفاظ کے معنی اور خالی جگہوں کو پر کرنا، جملے مکمل کرنا، املا درست کرنا وغیرہ تمام تر چیزوں کو آپ کے درمیان میں نے پیش کیا. اس ویڈیو کے متعلق اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہو یا آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو بہرحال آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ضرور آپ کو جواب اس کے متعلق دیا جائے گا جو معقول بنتا ہے. تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں. تب تک شب خیر، خدا حافظ. ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کریے گا.